नई चाल, अब अरुणाचल प्रदेश मोर्चे पर भारत के साथ भिड़ेगा चीन। चीन की यह सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप। और नेपाल में आखिर सेना प्रमुख ने क्या कह दिया ओली से, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में अब जरूरत से ज्यादा एक्टिव चीनी राजदूत को लेकर लोग हो रहे हैं बहुत ज्यादा नाराज। वैसे ओली और चीनी राजदूत काफी कोशिश कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने को, लेकिन उनका हर दाव हो रहा है असफल। मोहलत पे मोहलत लेने के बावजूद ओली अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं और इसके लिए बड़े ही गंदे तरीके के गेम खेले जा रहे हैं नेपाल की राजनीति में। आपको बता दें, नेपाल की राजनीति में सबसे पहले होउ यान्की, जो कि चीनी राजदूत हैं और जिनको पूरी छूट है कहीं भी आने जाने की, किसी भी मामले में घुस जाने की, नेपाली अखबारों की माने तो वह पहुंच गई राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास और उन्होंने राष्ट्रपति को भड़काना शुरू कर दिया। क्या भड़काना शुरू कर दिया? तो यह कहा कि चीनी जासूसों ने उन्हें बताया है कि अगर ओली सरकार गिरती है तो उसके बाद राष्ट्रपति का भी नंबर आएगा, उनकी भी कुर्सी चली जाएगी। ये कंफ्यूजन पैदा करके होउ यान्की वहां से निकली तो उसके बाद प्रधानमंत्री ओली पहुंच गए राष्ट्रपति से मिलने और राष्ट्रपति को वही बात दोहराई जो बात यान्की ने कही थी। राष्ट्रपति को उन्होंने विश्वास दिलाने की कोशिश करा कि मेरे नंबर के बाद तुम्हारा नंबर है, अगर मेरी कुर्सी जाएगी तो तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी। ये विपक्ष बड़ी प्लानिंग कर रहा है। थोड़े समय के लिए तो शायद विद्या देवी भंडारी को भी ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी दुविधा थोड़ी ही देर में दूर हो गई, क्योंकि जैसे ही विपक्षी लोगों को ये बातें पता चली, विपक्ष के नेता वहां पहुंचने लगे। खासकर आपको बता दें, नेपाल कम्युनिस्ट जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें दो अध्यक्ष हैं, एक प्रचंड पुष्प कमल दहल प्रचंड और दूसरे ओली। दोनों की औकात एक बराबर ही है। प्रचंड जब पहुंच गए विद्या देवी भंडारी से मिलने और उन्होंने साफ करा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह विरोध सिर्फ ओली के लिए है और ओली आपको झांसे में लेना चाहते हैं। तब विद्या देवी भंडारी ने यह शर्त रख दी कि कमेटी के बाकी सदस्य अगर कह दें कि मेरी कुर्सी को खतरा नहीं है तो मैं मान जाऊं। तो आपको बता दें, कमेटी के 45 सदस्यों में से 30 सदस्य तो विरोध में हैं ओली के। उन्होंने साफ साफ यह विद्या देवी भंडारी को आश्वासन दिया कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। जब विद्या देवी भंडारी को यह बात समझ में आ गई कि यह ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें भी लपेटे में लेना चाहते हैं, तो वो भी खिलाफ हो गई। एक दाव फेल हुआ तो चीनी राजदूत दूसरे दाव को खेलने पहुंच गई और इसमें था नेपाल के सेना प्रमुख से मिलना। नेपाल के सेना प्रमुख से मिलने का चीनी राजदूत को कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ओली पहुंच गए मिलने के लिए। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के सेना प्रमुख से 2 बार मुलाकात करी। पहली मुलाकात में उन्होंने हाव भाव लेने की कोशिश करी कि अगर सेना का साथ मिल जाए कुर्सी बचाने में, लेकिन उस समय भी उन्हें सेना प्रमुख की तरफ से निराशा ही हाथ लगी थी। फिर भी एक आशा की उम्मीद लेकर दोबारा वह थापा जो सेना प्रमुख है उनसे मिलने गए। इस बार सेना प्रमुख ने उन्हें बड़े जोर की झिड़की दी। सेना प्रमुख ने उन्हें साफ साफ कर दिया कि अगर नेपाल में अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह आप कोशिश करोगे तो नेपाल में बवाल बहुत बढ़ जाएगा और यह काफी विनाशकारी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो रायता आपने फैलाया है उसको समेटो और अपनी कुर्सी को छोड़ो, यानी कि इस्तीफा दे दो। सेना प्रमुख का साथ पाने की यह कवायद भी ओली की हो गई फेल। अब ओली के पास सारे ऑप्शन हो गए हैं खत्म और ओली को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। भारत को काबू में करने के लिए पाकिस्तान और नेपाल की धौंस दिखाने वाले चीन को अब बड़ा बड़ा झटका लग रहा है और ये बड़ा बड़ा झटका उनको वो देश दे रहे हैं जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था और जाहिर सी बात है यह किसी के सह पर दे रहे हैं। इन छोटे देशों का मनोबल और ताकत बढ़ा है किस देश की वजह से? तो आपको बता दें, भारत की वजह से इन देशों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारत की नई कूटनीतिक चालों की वजह से अब चीन भी होने लगा है परेशान। ताजा उदाहरण में
एशिया टाइम्स ने साफ साफ कहा है कि भारत को अपनी धौंस दिखाने और ताकत दिखलाने के चक्कर में खुद चीन अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती करा रहा है। साथ ही साथ उसके पोल पूरी दुनिया को खोले जा रहे हैं और पूरी दुनिया उसके राजों को देख रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो भारत अब कूटनीति में एक महाशक्ति बनता जा रहा है और इस बार भारत उसकी अर्थव्यवस्था पर देगा कड़ी चुनौती। भारत चारों तरफ से चीन को घेरने के लिए एक जाल बिछा रहा है। चीन ने जिस तरह से नासमझी दिखलाकर भारत के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। 1962 की जंग के बाद दोनों के रिश्ते अच्छे होने लगे थे, लेकिन चीन ने एक बार फिर से भारत के उन जख्मों को हरा कर दिया है और अब चीन से महा बदला लेने की तैयारी में है भारत। यहाँ तक कि चीन के खिलाफ अब भारत ताइवान को देगा खुला समर्थन और खुलकर बोलेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोमालीलैंड और ताइवान के बीच जो अभी राजनयिक संबंध बने हैं। आपको बता दें, चीन पूरी दुनिया में कोशिश करता है कि ताइवान के साथ किसी भी देश का राजनयिक संबंध नहीं बने। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। लेकिन इन सब के बीच सोमालीलैंड और ताइवान की संधि हो गई है और वे एक राजनयिक संबंध में बंध गए हैं। सोमालीलैंड की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ के करीब जनसंख्या वाले सोमालीलैंड और ताइवान दोनों पर अपनी शक्ति का धौंस जमाता था चीन। लेकिन इन सब चीजों को फेल करते हुए इन दोनों देशों ने अपने संबंध स्थापित करे, जो एक तरह से चीन को चिढ़ाना हुआ। आखिर सोमालीलैंड के पास इतनी हिम्मत कहां से आई? तो आपको बता दें, इन सब में बड़ी भूमिका निभाई है भारत ने। भारत ने इन दोनों के राजनयिक संबंध बनाने में काफी बड़ा योगदान दिया है। भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से सोमालीलैंड से संपर्क साधा और ताइवान के साथ अच्छे संबंध बनाने के सुझाव दिए। सोमालीलैंड भी भारत की बातों को समझा और उसने वही करा जो भारत ने चाहा। इन सब चीजों से ये साफ साफ दिखता है कि भारत अब चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार हो चुका है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे तो ये खबरें आ रही है कि चीन ने अपनी सेना 2 किलोमीटर पीछे ले ली है, लेकिन सिर्फ सेना ही पीछे ली है, अपने साजो सामान और हथियार अभी भी वहीं पे है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चीनी सेना के हथियार ही उसी जगह पे है, बल्कि भारतीयों के भी हथियार उसी जगह पे है, सिर्फ सेनाएं पीछे हुई है। और वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि चीनी सेना हर क्षेत्र से पीछे नहीं हुई है, अभी भी पेंगोंग झील पर तनाव वैसा ही है। इन सब के बीच चीन ने अब एक नई चाल चल दी है। धूर्तता और चालाकी के लिए जाने जाने वाला चीन अब एक नया मोर्चा खोल रहा है और वह मोर्चा है भारत का दोस्त भूटान, जिसकी सुरक्षा का दायित्व लिया है भारत ने। अब भूटान के साथ नया मोर्चा खोलकर चीन धीरे धीरे भारत को चुनौती देना शुरू कर रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा बयान दिया गया कि भूटान के साथ उसकी विवाद अभी भी जस के तस है। भूटान की सीमा के साथ उसके विवाद हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हुए। और आपको बता दें, भूटान के साथ अब वह एक नया विवाद बता रहा है अरुणाचल प्रदेश के सामने, ताकि भारत से लगती हुई सीमा पर चीन अपना दबाव बना सके। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर काफी पहले से है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता आया है और इसके लिए उसने भारत सरकार से कई बार पहले अक्साई चीन के बदले में अरुणाचल प्रदेश देने का प्रस्ताव भी रखा था। अब चूंकि लद्दाख में चीन समझ चुका है कि भारतीय सेना उसके ऊपर भारी पड़ेगी, तो वह अपने मोर्चे को बदलने की कोशिश कर रहा है। हो न हो कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश में नया मोर्चा खोलेगा चीन। चीन के बारे में एक खबर आई है जो काफी चौंकाने वाली है। वैसे चीन हमेशा दुनिया के दूसरे देशों पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सुपर पावर बनने के सपने के आगे पैसे की कमी एक रुकावट बन गई है। वैसे तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर लगाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के $1 ट्रिलियन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो दुनिया को पता ही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण पहले ही चीन की आर्थिक वृद्धि बहुत कम हो गई है। चीन ने बीआरआई में भी निवेश 2017 के बाद से करना कम कर दिया है। तीन बैंकों ने बीआरआई को फाइनेंस करना एक तरह से बंद ही कर दिया है और सरकार खुद इसका बोझ उठाने को मजबूर है।
ऐसे में एशिया में कई जगह प्रोजेक्ट्स को रोका जा चुका है या तो बंद कर दिया गया है। जिन देशों में ये प्रोजेक्ट थे वह कर्जदार होते जा रहे हैं, लेकिन खुद चीन की आर्थिक हालत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का काम शुरू करने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि वह खुद इस निर्माण को फाइनेंस नहीं कर सकता था। इसी तरह से चीन म्यांमार में नया पोर्ट बनाना चाहता है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं करना चाहता। नेपाल के साथ उसने 2015 में ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी तक वहां कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में भी चीन प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा है, लेकिन उन्हें शुरू करने का पैसा भी नहीं दे रहा है। चीन वित्तीय संकट से जूझ रहा है और यह उसके सैन्य बजट में देखने को भी मिलता है। ऐसे संकेत मिले हैं कि चीन ने अपने हथियार बनाने के प्रोग्राम को धीमा कर दिया है। चीन 2035 तक 6 अमेरिका की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक का ग्रुप्स बनाना चाहता था, लेकिन अब इसको फिर से टाल दिया गया है। अमेरिका तो इन सब के बाद भी ग्लोबल पावर बना रहेगा, लेकिन चीन को अपने लक्ष्य फिर से निर्धारित करने पड़ सकते हैं।